स्टार्ट। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब किसी एक देश की व्यवस्था, एक देश की सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक संक्रियाएं आदि का दूसरे अन्य देशों में प्रसार होना और उनके द्वारा अपनाया जाना, यही सब ग्लोबलाइजेशन है। तो वैश्वीकरण एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो वर्तमान में प्रचलन में है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का स्थानीय स्तर से संपूर्ण विश्व तक विस्तार है। यानी कि सामाजिक रूप से जो भी आपके उपागम हैं, आर्थिक संक्रियाएं जो आप करते हैं, और राजनीतिक संबंध, राजनीति के स्तर पर आपके राजनयिक संबंध एक देश के दूसरे देश के साथ कैसे हैं, उन संबंधों की सकारात्मकता को दूसरे देशों तक पहुंचाना या ग्रहण करना, यही सब ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का उपांग है या वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की अवधारणा के जनक रॉबर्टसन हैं और उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकवाद दोनों से जुड़ी है। आधुनिकतावाद, आधुनिकीकरण दोनों से जुड़ी है। यह एक भूमंडलीय सांस्कृतिक व्यवस्था के उद्भव की विवेचना है जिसमें चहुं ओर से मनुष्य का जो जुड़ाव है वह सांस्कृतिक रूप से वैश्विक स्तर पे हुआ है। एंथनी गिडेंस ने कहा है कि विश्व में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में जो बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता है, यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, या विश्व के तमाम जो राष्ट्र हैं, संसार के जो तमाम जो देश हैं, वो एक दूसरे देश के साथ में अपने विभिन्न चीज़ों को लेकर, चाहे सामाजिक चीज़ों को, चाहे आर्थिक चीज़ें हों या फिर राजनीतिक चीज़ें हों या फिर अन्य दूसरे विभिन्न पहलुओं के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा है, आत्मनिर्भर हुआ है, एक दूसरे का वैश्विक स्तर पर सहयोग हुआ है। उन राजनयिक संबंधों का उन्होंने वैश्विक स्तर पर वैश्विक प्रचार प्रसार किया है, विकास किया है, यही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण समय और स्थान की बाधाएं इसमें लागू नहीं होती हैं, यानी इसमें किसी समय अथवा स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इससे राष्ट्र और राज्यों के मध्य निर्भरता और एकीकरण देखने को मिलता है। यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन जिसको कह सकते हैं, सार्वभौमिकरण होता है एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र या विभिन्न राष्ट्रों के मध्य में, यही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण की कुछ आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक आयाम हैं। इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये कौन से हैं? तो आर्थिक आयाम के रूप में वैश्वीकरण जो होता है वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। यानी कि एक राष्ट्र जब संसार के अन्य राष्ट्र या देशों के साथ में जब जुड़ता है, विभिन्न चीज़ों के साथ, विभिन्न तत्वों को ध्यानामुख रखते हुए, चाहे वे सामाजिक हों, चाहे राजनीतिक हों, चाहे आर्थिक हों या व्यापारिक हों, इन सब चीज़ों को, इन सब पहलुओं के आधार पर जब एक देश दूसरे देशों के साथ में संबंध बनाता है, यही उसका आर्थिक ग्लोबलाइजेशन या आर्थिक वैश्वीकरण है। आर्थिक गतिविधियों में जैसे वित्त, उत्पादन, श्रम, तकनीक का मुक्त प्रवाह, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मुक्त व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक संगठन, उदारीकरण और निजीकरण आदि वैश्वीकरण के उपांग हैं या इसके आयाम हैं। वैश्विक बाजार व्यवस्था और वैश्विक उत्पादन प्रणाली, यानी कि विश्व का एक बाजार बन चुका है। तमाम विश्व के अंदर सारे जो राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़ गए हैं। इससे वैश्विक उत्पादन प्रणाली जो है उसका जन्म हुआ है और इसे हम कह सकते हैं कि सारी दुनिया में एक मुक्त बाजार व्यवस्था, स्वतंत्र मुक्त बाजार व्यवस्था और फ्री ट्रेड जो हुआ है, मुक्त व्यापार हुआ है, इससे दुनिया भर के देश एक दूसरे के साथ में अपने विभिन्न संबंधों को और मजबूत या पुख्ता करने में कामयाब हुए हैं, यही वैश्वीकरण है। अब दूसरा है सामाजिक आयाम। वैश्वीकरण का सामाजिक आयाम क्या है? इसमें सामाजिक परिवर्तन होता है और एक ऐसी व्यवस्था है जिसने विश्व के दूरस्थ और भिन्न भागों में स्थित अलग अलग जनांगीय व्यवस्थाओं में रहने वाले लोग, भौगोलिक स्थितियों में रहने वाले लोग और समाजों में पारस्परिक निर्भरता को इसने बढ़ाने का कार्य किया है। जैसे असाई बेरी, एक जो बेरी का पादप होता है, वह केवल दक्षिणी अफ्रीकी और अमेजन के जंगलों में पाया जाता है, जिससे एक ऐसी बेरी होती है जिससे हमारी इम्यूनाइजेशन जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बहुत तेज़ गति से बढ़ती है। तो वहाँ के स्थानीय जनजातीय समुदाय के द्वारा इस असाई बेरी का उत्पादन किया जाता है। इसके बागान नहीं है, बल्कि वैसे खुले रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। और वो असाई बेरी दुनिया के तमाम राष्ट्रों को
प्राप्त होती है वे इसका व्यापार करते हैं मुक्त बाजार व्यवस्था के माध्यम से। तो ये किसी समाज विशेष के द्वारा किया जाने वाला वैश्वीकरण का सामाजिक उपांग है। यानी कि वैश्वीकरण हुआ, किसी भी वस्तु का व्यापार विनिमय हुआ, यह वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व में एक समान सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था स्थापित करके एक वैश्विक समाज के निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसमें नगरीकरण, पूंजीवाद का प्रवसन, समय स्थान दूरी का आपस में कम होना और सामाजिक असमानता में वृद्धि तथा जो मजदूर या श्रमिकों के जो कानून हैं, श्रम कानून, उनमें ढिलाई देना, नरम संकर संस्कृति का विकास यानी कि हाइब्रिड सिविलाइजेशन, हाइब्रिड कल्चर का डेवलपमेंट होना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान यानी कि विभिन्न राष्ट्रों के अंदर संस्कृति का पुनरुत्थान और अन्य दूसरी संस्कृतियों से विभिन्न अवयवों को अपने अंदर समाहित करना, ये उपभोक्तावादी संस्कृति आदि इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। अब हैं कुछ राजनीतिक आयाम। क्या है? राजनीतिक आयाम। वैश्वीकरण के राजनीतिक आयामों के रूप में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विश्व के देशों की राजनीतिक सीमाओं को पार करके पराराष्ट्रीय शासन की मांग की जाती है। यानी कि तमाम दुनिया के अंदर कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई है जिनसे एक देश या विभिन्न मंचों की स्थापना की गई है, जो सामाजिक मंच हो सकते हैं, जो आर्थिक मंच हो सकते हैं, जो शैक्षणिक मंच हो सकते हैं, जैसे G23 है, G7 है, G8 है, इसी प्रकार से ब्रिक्स है, इसी प्रकार से अन्य दूसरे संगठनों में जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WTO है। ये तमाम जो राष्ट्र हैं दुनिया के, उनके द्वारा जब इन संगठनों की सदस्य अथवा संस्थापक सदस्यों के रूप में स्थापना की गई है, उससे एक ऐसे राजनीतिक सिस्टम का निर्माण, राजनीतिक तंत्र का निर्माण हुआ है जिससे वे राजनयिक संबंधों को और पुख्ता करने में कामयाब हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम, विश्व बैंक और अन्य दूसरे NGOज, गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने राष्ट्र की सत्ता को कमज़ोर किया है। यानी कि इससे राजनैतिक रूप से एक देश का दूसरे देश के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होता है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, जिसके तहत उनको कार्य करना पड़ता है। इसमें राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी से बाजार निर्देशित के रूप में दिखाई देता है। नागरिक और मानवाधिकारों का सार्वभौमिकरण हुआ है। जो नागरिकों के अधिकार हैं और जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनका तमाम दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार हुआ है। एक दूसरे के अधिकारों को जानने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। महिलावादी, लोकतांत्रिक और पर्यावरणवादी आंदोलनों में वृद्धि को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। ये राजनीतिक आयामों के रूप में इनको जाना जा सकता है। अब हम जानेंगे वैश्वीकरण की विशेषताएं, कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है उसकी ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे कि हम ये समझें कि ये वास्तव में वैश्वीकरण को साबित करता है, वैश्वीकरण को स्थापित करता है। सबसे पहला है विचार, विभिन्न विचारों का विनिमय होना। बहुराष्ट्रों के अंदर, अनेक राष्ट्रों में पूंजी का प्रवाह, श्रम, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रभार, ये जो है यह वैश्वीकरण को बताता है। एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयामों को हम वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं के रूप में जान सकते हैं। इसी प्रकार से दुनिया के अनेक राष्ट्रों के बीच में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का आदान प्रदान होना भी वैश्वीकरण का ही एक भाग है। राज्य का स्वरूप जब लोक कल्याणकारी होता है, लेकिन लोक कल्याणकारी होने के साथ में उसमें न्यूनतम इंटरवेंशन हो, उसमें कम से कम हस्तक्षेप हो, तो यह भी वैश्वीकरण की विशेषता है। दुनिया के विभिन्न मंचों पर विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक संगठन और निगमों का, प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया गया है, जिससे कि दुनिया के बहुत सारे देश उसके सदस्य अथवा संस्थापक देश होने के नाते उस संगठन अथवा संस्था के कानून कायदों से बंधे होते हैं। यह भी वैश्वीकरण का एक उपांग है। पश्चिम और उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभुत्व वर्तमान दौर में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारक, पार्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला है सूचना और संचार तकनीक का विस्तार। दुनिया के अनेकों राष्ट्रों में, अनेकों देशों में या बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर सूचना और संचार क्रांति का विस्तार हुआ है। राजनीतिक तंत्र का विस्तार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो खोले गए हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज या पराराष्ट्रीय निगमों की स्थापना, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, एक मुक्त बाजार व्यवस्था की स्थापना करना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से हमने लिबरलाइजेशन को अपनाया है, उदारीकरण को, यह भी वैश्वीकरण का एक उपांग है।
यातायात के साधनों का तीव्र गति से विकास, जो आधारभूत ढांचा है उसका तीव्र गति से विकास हुआ है, यह भी वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। ऋण संकट, जब एक राष्ट्र विभिन्न संस्थानों और उद्यमों की प्रतिपूर्ति करने में जब उसके पास में पैसा नहीं होता है तो दूसरे राष्ट्रों या दूसरे आर्थिक मंचों की सहायता से वह उस कार्य अथवा उस प्रोजेक्ट या परियोजना को पूरा करता है। इससे ऋण संकट के समय उसे एक दूसरे संगठन अथवा देश की जरूरत पड़ी है। यह भी वैश्वीकरण है। अब हम जानेंगे वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कि वैश्वीकरण से हमारे कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। एक तो आर्थिक रूप से विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है, जिससे अधिकाधिक रोजगारों का सृजन हुआ है। प्रतिस्पर्धा जो बढ़ी है उससे कीमतों में कमी आई है, स्पष्ट है। आर्थिक रूप से हम विकसित हुए हैं। गुणवत्ता और क्रियाकलापों और विकल्पों में वृद्धि हुई है। कोई एक चीज़ जिसका उत्पादन किसी एक राष्ट्र तक सीमित था, लेकिन जब उस तकनीक का और उस वस्तु का व्यापार हुआ, उसी वजह ने दूसरे राष्ट्रों में बनने लगी। इससे उसकी कीमतों में न केवल ह्रास हुआ, बल्कि उसके उत्पादन में जो उत्पाद तैयार हुआ है उसकी गुणवत्ता आला दर्जे की और अन्य दूसरे विकल्प भी उपभोक्ता बाजार के सामने देखने को मिले हैं। नई तकनीकी और प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है, ये इसका एक बहुत अच्छा सकारात्मक पहलू है। दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। दूसरा क्या है, जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में जेंडर इक्वलिटी देखने को मिली है, यानी कि लिंग आधारित समानता अब हमारे यहाँ पर जोर पकड़ रही है। रूढ़िवादिता में कमी आई है। हम पुरातन परंपराओं और आडंबरों को अब नहीं मानते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, गरीबी का उन्मूलन हुआ है। मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता आई है और हमारी संस्कृति ने अपने आप को सुसंस्कृत करने का प्रयास किया है। यह दो महत्वपूर्ण वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव हमारे समाज में देखने को मिले हैं। अब हम जानेंगे वैश्वीकरण के समक्ष ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं या प्रतिरोध हैं जिससे कि वैश्वीकरण के आड़े या उसके रास्ते में, उसके विकास में बाधा है। वैश्वीकरण से आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का खतरा बढ़ा है। एक तो आर्थिक खतरा बढ़ गया है। दूसरा, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद देखने को मिला है कि हम संस्कृति को विकसित करने के आड़ में हम साम्राज्यवाद को और प्रतिपुष्ट कर रहे हैं। इससे क्या है कि साम्राज्यवाद की नीति का प्रसार हुआ है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला करने के रूप में या उसको अपने कब्जे में रखने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी चमक को बरकरार रखने के लिए दूसरे राष्ट्र पर हमला करता है या किसी तीसरे राष्ट्र से रणनीति के माध्यम से, व्यापारिक रास्तों के माध्यम से उसे आड़े हाथों लेता है। जैसे रूस और यूक्रेन विवाद इसका उदाहरण है। वैश्वीकरण से सत्ता, संपत्ति कुछ चयनित समूह, देश और निगमों के पास यह केंद्रित हो जाती है और वैश्वीकरण होने से कुछ ऐसे आर्थिक और कुछ ऐसे राजनीतिक मंचों का स्थापना की गई है जिससे उन आर्थिक मंचों, निगमों अथवा संस्थानों पर किन्हीं देश के विकसित, संसार के विकसित राष्ट्रों का उस पर दबदबा है, कब्जा है, जिसमें वो अपनी मनमानी करते हैं। ऐसे समूह बाजार और राष्ट्रों पर अधिकार करके अन्य समूहों को इससे वंचित करते हैं। वैश्वीकरण से अवसर और लाभ असमान रूप से बढ़ते हैं और इससे आर्थिक असमानता में भी वृद्धि देखने को मिलती है। इससे आर्थिक रूप से असमानता देखने को आती है। लोक कल्याणकारी राज्यों पर पूंजीवादी ताकतें भावी होने से ये कमज़ोर हो गए हैं और जो लोक कल्याणकारी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें उन पर प्रभाव डाल रही हैं। समाज के कमज़ोर वर्ग की उपेक्षा होती है और पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं उनकी यहाँ पर उनको उनके हितों को प्राथमिकता दी जाती है। पूंजीपति लोग अपने आप को और ज़्यादा संवारने में कामयाब होते हैं और वे पूंजीवाद के दम पर साम्राज्यवाद की नीतियों को पुष्ट करते हैं। पर्यावरण और मानव अधिकारों की अवहेलना गंभीर समस्या बनती जा रही है। साथ ही साथ हमारे पर्यावरण और मानव अधिकारों की जो अवहेलना है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी जो हम अवहेलना कर रहे हैं, यह हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई है, गंभीर समस्या बन गई है। वैश्वीकरण के समक्ष समावेशी विकास, पर्यावरण संरक्षण, सशक्त शासन, अमीर और गरीब देशों के बीच में मध्य गहरी पाई खाई जो बन गई है, उसको पाटने की हमारे सामने बड़ी चुनौती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, एक तो जैसे हमारे पास समावेशी विकास, यानी कि सभी का समान रूप से विकास किया जाए। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारी बड़ी चुनौती है। बहुत सारे औद्योगिकरण हुआ है तो बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन हुआ है, एक बड़ी चुनौती है। सशक्त शासन, मजबूत शासन व्यवस्था हो। अमीर और गरीब देशों के बीच में एक बड़ी भिन्नता है, असमानता है, उसको कैसे दूर किया जाए। क्या ऐसी कोई साम्यवादी नीति अपनाई जाए जिससे गरीब गरीब ना हो और अमीर और ज़्यादा अमीर ना हो। ये कुछ वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियां हैं जिनको हमें जान लेना बेहद ज़रूरी है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के जनजातीय समुदाय और उनकी समस्याएं, कि राजस्थान के जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजातियां हैं, वे कौन कौन सी हैं और उनकी मूल रूप से क्या समस्याएं हैं। हम सभी जानते हैं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचित किया गया है, उनको संदर्भित किया गया है। और अनुसूचित जनजातियां ऐसी पिछड़ी जातियां होती हैं जो वनों अथवा किन्हीं दुर्गम स्थानों पर निवास करती हैं, जिनकी अपनी भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान अन्य सनातन जातियों से भिन्न होते हैं। तो ये जनजातियां, इनके लिए कुछ ऐसी दुर्गम स्थितियां होती हैं जिनमें इनके निवास स्थान, भाषा संबंधी समस्या, कन्या मूल्य की समस्या, कन्याओं की देनदारी करते हैं, वैश्यावृत्ति, स्वास्थ्य की समस्या, अशिक्षा, अंधविश्वास, कुप्रथाएं, राजनीतिक चेतना का अभाव है। ये लोग बहुत बड़े कर्ज के नीचे जीवन यापन करते हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, कृषि भूमि का अभाव, इनके पास में स्थानांतरित या झूम कृषि करके जीवन यापन करते हैं, आजीविका का पालन करते हैं। इन सभी समस्याओं के मद्देनज़र हम ये समझ सकते हैं कि हम जनजातीय समुदाय, ट्राइबल्स जो हैं राजस्थान के, उनको, उनकी समस्याओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रारूप में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि जनजातीय समुदाय सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से भिन्न है। अब जनजातियों के कल्याण के लिए कुछ सरकारी स्तर पर प्रयास जो किए गए हैं, सबसे पहले तो उनको जान लेते हैं। पहली बात यह है कि हमारे भारत के संविधान में जनजातियों के कल्याण के लिए मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 17, 23, 25 और 29 का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 325, 30, 32, 35, 38 और 41 में विशेष प्रावधान भारत की जनजातियों के लिए किए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था में भी इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें इनके निर्वाचन संबंधी या इनके अन्य दूसरी आवश्यकताओं को उसमें सूचीबद्ध किया गया है। कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान किए गए हैं जिनके आधार पर जनजातियों को संरक्षण प्राप्त हुआ है। सबसे पहला तो है अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955, जिसका 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया, जिसमें एट्रोसिटी यानी कि छूत के आधार पर आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते, अस्पृश्यता निवारण जो अनुच्छेद 17 को संदर्भित करता है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में किए जाने वाले अपराधों का निवारण, ऐसा अधिनियम 1989 में भारत की माननीय संसद के द्वारा पारित किया गया। इसके बाद में अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी लोगों के लिए 2006 में उनके वनों की, जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए अधिनियम 2006 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया। जनजातियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए केंद्रीय जनजाति आयोग की स्थापना की गई है, जो जनजातियों के अधिकारों और उनके हक हकूक़ के लिए, उनके मानव अधिकारों की रक्षा करता है। इसी प्रकार से राजस्थान में सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 में पारित किया गया। सागड़ी प्रथा, जिसे बंधुआ मजदूर प्रथा कहते हैं, जिसमें गरीब व्यक्ति किसी अमीर या साहूकार व्यक्ति के कर्ज के बदले उसके घर पर नौकर के रूप में कार्य करता है, इसे बंधुआ प्रथा या बंधुआ मजदूरी कहते हैं। और इसका उन्मूलन करने के लिए 1961 में एक अधिनियम राजस्थान असेंबली से पारित किया गया। राजस्थान की जनजातियों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं भी लाई गई हैं, जिनमें सबसे पहली है अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना, STP, ठीक है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट। यह योजना सन 2001-2 में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही जैसे 5 जिलों में लागू की गई। मूलतः इन 5, 6, 7 जिलों के अंदर राजस्थान की अधिकांश जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, कथोड़ी, सांसी, डामोर, ये तमाम जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करती हैं। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगारों को रोजगार के लिए अनुदान ग्रांट दी जाती हैं और इसमें लागत का 50% या 10,000 जो भी कम हो वह राशि प्रदान की जाती है। कोई भी कार्य करने के लिए या रोजगार करने के लिए उनको एक ग्रांट दी जाती है कि आप जो भी उद्यम शुरू करेंगे इन जनजातियों के युवा, तो उनको जो लागत होगी उसका 50%, अगर वह 10,000 तक है तो, या फिर 10,000 की राशि अनुदान के रूप में उनके सहयोग के लिए दी जाती है। दूसरा है जनजाति उपयोजना क्षेत्र या TSP 1974। इसमें आदिवासियों की आबादी 50% से अधिक हो उन क्षेत्रों तक यह योजना लागू है। आदिवासियों की आबादी 50% से अधिक हो
ऐसे क्षेत्रों में जनजाति उपयोजना को लागू किया गया है जो आज भी प्रचलन में है, टीएसपी। ठीक है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दक्षिण राजस्थान की 5 जिलों, 5वीं पंचवर्षीय योजना में टीएसपी क्षेत्र के लिए योजना लाई गई 1974 में, जिसमें 5 जिलों को संदर्भित किया गया, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही, यहाँ की कुल 23 पंचायत समितियों में इसको शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और क्षेत्रीय विकास के कार्य भी किए जाते हैं। साथ ही साथ जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना के तहत राज्य सरकार ने यह भी प्रावधान किए गए हैं कि टीएसपी के लिए नौकरियों में विशेष पदों का सृजन किया जाता है और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संशोधित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम यानी कि माडा, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से पूछा जा सकता है। सन 1978-79 में माडा योजना को राजस्थान में शुरू किया गया, सन 1978-79 में। इसमें टीएसपी क्षेत्र के अतिरिक्त जनजातियों के लिए जहां 50% आबादी जनजाति की हो वहां पर माडा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कुछ ऐसे उपखंड या क्षेत्र या गांव जहां पर जनजाति की संख्या 50% है, वहां पर उस क्षेत्र को टीएसपी घोषित किया गया, उस क्षेत्र को माडा क्षेत्र घोषित किया गया। इसके अंतर्गत कुल मिला के अब वर्तमान में राजस्थान में 18 जिलों के 44 लघु खंडों में यह कार्यक्रम माडा के रूप में संचालित किया जा रहा है। माडा कार्यक्रम के तहत जनजातियों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, पेयजल, सिंचाई यानी कि आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जाता है। उसके लिए ग्रांट्स दी जाती हैं और ऐसे कार्य जो उनकी शिक्षा को मजबूत करें, स्वास्थ्य को बेहतर करें, निर्माण कार्य हों, वहाँ पर पेयजल और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो, ऐसे कार्य सरकारी योजनाओं के तहत माडा कार्यक्रम के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम सन 1979, यानी कि इस कार्यक्रम का संचालन ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम को टाडा का नाम दिया गया और यह कार्यक्रम भी माडा के साथ साथ सन 1979 में राजस्थान में शुरू किया गया। मूल रूप से यह राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा 2 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में संचालित है। टाडा कार्यक्रम राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर संचालित है, छोड़ के डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, यानी कि ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी टाडा के रूप में कार्यरत है। इसके अलावा जनजातियों के रोजगार उत्थान के लिए रेशम कीट जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई। माडा जो क्षेत्र थे उनके लिए क्लस्टर बनाया गया, जिससे जनजातियों के लिए विशेष रूप से क्लस्टर बनाते हुए, एक समूह बनाते हुए उनका उत्थान किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में जनजातियों के बालिकाओं को उचित शिक्षा मिले, इसके लिए एकलव्य बालक छात्रावास खोले गए। माँ बाड़ी योजना, शहरिया क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि कुछ अन्य दूसरे कार्यक्रम हैं जो जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने यहाँ पर संचालित किए हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो राजस्थान में जनजातियों के उत्थान के लिए कार्यरत हैं, जिनमें मूल रूप से राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ 1976 में जिसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान 1964 में राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थापित किया गया। यह संस्था जनजातियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वनवासी कल्याण परिषद और ट्राइफेड 1987 में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो जनजातियों की लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, रोजगार और अन्य दूसरे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर रूप से प्रयत्नशील हैं। तो ये था राजस्थान की जनजातियाँ, उनसे संबंधित समस्याएं और उनके कल्याण के लिए राजस्थान सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की गई योजनाएं।